नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर के लिए इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक चल रहा था एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी, उसी के बारे में हम उसको आगे कर रहे हैं। इसमें हम आज स्टार्ट करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को किस प्रकार से व्युत्पन्न किया जाता है, किस प्रकार से ड्राइव किया जाता है। देखिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या और इसकी डेरिवेशन किस प्रकार से होगी। सबसे पहले तो आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में बात की होगी। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो आपने अभी पढ़ी है, अभी तक पढ़ी है, वो समीकरण सबसे सरल रूप में, अपने सबसे सरल रूप में इस तरीके से लिखी जाती है, HI इज इक्वल टू ESI। HI यहाँ पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, E यहाँ पर एनर्जी के लिए, साई यहाँ पर तरंग फलन है इलेक्ट्रॉन से संबंधित। ठीक है, तो देखिए यह है क्या, इसको किस तरीके से हम करेंगे उसको देखते हैं। उस समीकरण को श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं जो परमाणुीय कण से संबंधित तरंग फलन के व्यवहार की व्याख्या करती है। मतलब श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या बताती है? श्रोडिंगर तरंग समीकरण किसी कण से संबंधित, कोई कण है लेकिन किस आकार का, या तो परमाणुीय आकार का होना चाहिए या वो परमाणुीय कण होना चाहिए, अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो। ज्यादातर हम इसको इलेक्ट्रॉन के लिए लागू करते हैं। अर्थात जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में बात करेंगे तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन परमाणुीय कणों से संबंधित जो तरंगे हैं, कोई परमाणुीय कण है उससे संबंधित जो तरंगे हैं, उन तरंगों के बारे में हमें बताती है कि इन परमाणुीय कणों से संबंधित तरंगे कौन कौन सी होंगी और किस प्रकार से होंगी। उसको व्यक्त करने के लिए जिस समीकरण का प्रयोग किया जाता है उसे हम श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, परमाणुीय तथा आणविक संरचनाओं के संबंध में इस समीकरण के जो पूर्वानुमान दिए गए वो किसी भी अपवाद के बिना एकदम 100% सही बैठते हैं। अतः इसे परमाणुीय तथा आणविक संरचनाओं की आधुनिक व्याख्या के आधार पर माना जा सकता है। परमाणुीय और आणविक संरचनाओं की आधुनिक व्याख्या के आधार पर इसको माना जा सकता है। देखिए, अब देखिए, यदि हम चिरसम्मत तरंग समीकरण, जो हमारे क्लासिकल समीकरण थी, जैवक्रिय समीकरण जिसको हम बोलते हैं, जिसको हमने कल देखा था लास्ट वीडियो में, उसको देखकर अगर हम उसमें कुछ थोड़े से सुधार कर दें तो उससे हमें जो समीकरण प्राप्त होगी उसको श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। श्रोडिंगर तरंग समीकरण उसको बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट, चिरसम्मत तरंग समीकरण एक चिरसम्मत तरंग के व्यवहार को, एक क्लासिकल वेव के व्यवहार को प्रदर्शित करती है। डी ब्रोगली के अनुसार कुछ विशिष्ट घटनाओं में गतिमान सूक्ष्म कणों की प्रकृति भी तरंगीय होती है। कुछ विशिष्ट प्रकार की घटनाएं हों, उनमें कुछ गतिमान सूक्ष्म कण हों, उनकी प्रकृति भी तरंगीय होती है। और ऐसी द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर h/mv होता है। लेकिन एक तरंग के लिए वेग v जो है वो लैम्डा vnu जो है वो लैम्डा न्यू के बराबर होता है। अब किसी तरंग के लिए दोनों संबंध को मिलाने पर हमारे पास में ये संबंध बनता है, कैसे? v/nu = mnu/h या mv/h, या इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो m²v²/h²। अब देखो, इसको हम कहाँ रख देंगे? इसको इस समीकरण के अंदर रख देंगे, जो हमने वहां पर समीकरण पहले देखी है उसके अंदर जब हम इसको रखेंगे तो ये समीकरण किस प्रकार से आ जाएंगे? यहाँ पर हमने इसका मान रख दिया, ये यहाँ पर v²/nu² था, तो d² ψ/dx² प्लस d² ψ/dy² प्लस d² ψ/dz² प्लस 4π² m²v²/h² साई इज इक्वल टू 0। तो ये एक समीकरण यहां से हमें बनती है, इसको कहते हैं 60A समीकरण। ठीक है, अब यहां पर जो कण की गतिज ऊर्जा है वो किसके बराबर होती है? 1/2 mv² के बराबर होती है, 1/2 mv² के। अब यहां पर 1/2 है तो उसको उल्टा करके लिखेंगे तो 8 आ जाएगा। इसकी जगह पर हम k का मान रख देते हैं यहां पर, तो d² ψ/dx², अब k बराबर क्या है? 1/2 mv² है, यहां पर ये दे रखा है, तो d² ψ/dx² प्लस d² ψ/dy² प्लस d² ψ/dz² प्लस 8, 2 के साथ गुणा किया इसका, 8π² m, एक अकेला आ गया और k की जगह पर 1/2 mv² आ गया। मतलब यहां पर एक m ले लिया, दोनों v ले लिया, 1/2 mv²/h² साई बराबर 0। उसके बाद किसी कण जिसका संरक्षी बल कार्यशील है की कुल ऊर्जा, किसी कण की कुल ऊर्जा E बराबर क्या होगी?
K प्लस V, K का मतलब है काइनेटिक एनर्जी और V का मतलब होता है स्टैटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो K बराबर E माइनस V, तो यहाँ पर K जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, E माइनस V की। अब उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो, मतलब इस K की जगह पर क्या रख दो, E माइनस V रख दो। तो देखिए कैसे आएगा, K का मान समीकरण 60 में रखने पर, यहां पर देखो ये K है, इस K की जगह पर इसका K का मान रख दिया तो समीकरण बन जाएगी d स्क्वायर साई अपॉन dx स्क्वायर, d स्क्वायर साई अपॉन dy स्क्वायर प्लस d स्क्वायर साई अपॉन dz स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m का mx स्क्वायर e माइनस b साई इज इक्वल टू 0, e माइनस b साई इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर एक और चीज है, यहां पर ये है कि जो h क्रॉस होता है, यहां पर हम इसको हटाएंगे, h क्रॉस जो होता है वो h अपॉन 2 पाई के बराबर होता है, h अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। तो h क्रॉस का स्क्वायर हम यहां पर रख देंगे, इसको जब हम यहां पर रखेंगे तो उसकी सहायता से ये कट जाएगा और यहां पर 2 रह जाएगा अकेला, बाकी तो सब कट ही जाना है यहां से, ठीक है। तो इसका मान रखने से यहां पर हम क्या करेंगे, d स्क्वायर साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस d स्क्वायर साई अपॉन dy स्क्वायर प्लस d स्क्वायर साई अपॉन dz स्क्वायर, तीन एक्सिस x y और z के सापेक्ष प्लस 2m अपॉन h कट स्क्वायर, h क्रॉस या h कट स्क्वायर बोलते हैं इसको, e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। और h कट किसके बराबर होता है, h अपॉन 2 पाई के होता है, h अपॉन 2 पाई के होता है। तो यहां पर h अपॉन 2 पाई कर देंगे तो कट जाएगा अपने आप, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए क्या होता है। तो इस समीकरण में समय का कोई टर्म नहीं है, यहां पर देखो पूरी समीकरण के अंदर कहीं पर भी t का कोई टर्म नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई t का कोई टर्म नहीं है, इसीलिए उसको बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट, मतलब समय अनाश्रित, टाइम इंडिपेंडेंट मतलब समय अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण, टाइम इंडिपेंडेंट मतलब समय अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण। अब हम समय आश्रित के बारे में भी बात करेंगे, तब तक आप इस समीकरण को लिखिए। ये समीकरण होती है समय अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं समय आश्रित समीकरण के बारे में। अब देखिए समय आश्रित श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। वो देखिए, समय आश्रित या टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक क्वांटम यांत्रिकीय तंत्र की वर्तमान अवस्था के ज्ञान से उसकी आने वाली अवस्था को जानने के लिए श्रोडिंगर ने समय आश्रित तरंग समीकरण दी। एक विमीय तरंग तंत्र में एक कण के लिए समीकरण का स्वरूप इस प्रकार से होता है, माइनस एच कट अपॉन आयोटा डॉट डेल साई एक्स टी अपॉन डेल टी। देखो यहाँ पर टी आ गया और टी यहाँ पर क्या है, समय के लिए है, तो ये समय आश्रित हो जाएगी, बराबर एच कट माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m इनटू डेल स्क्वायर साई एक्स टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स टी एंड साई एक्स टी। अर्थात v यहाँ पर स्थिति और समय का फलन है और साई भी यहाँ पर स्थिति और समय का फलन है। देखो h क्रॉस या h कट क्या होता है, h क्रॉस या h कट बराबर होता है h अपॉन 2 पाई, आयोटा यहाँ पर होता है रूट माइनस 1 के, m यहाँ पर होता है कण का द्रव्यमान और v x t तंत्र का स्थितिज ऊर्जा फलन है। v यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के लिए है और ये तंत्र का स्थितिज ऊर्जा फलन है, और साई यहाँ पर तंत्र की अवस्था को बताता है, मतलब ये किसको बता रहा है, ये तो बता रहा है अवस्था को, ये तो बता रहा है अवस्था को, और ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है स्थितिज, ये बता रहा है स्थितिज ऊर्जा को। स्थितिज ऊर्जा और अवस्था को बताने वाले फलन होते हैं ये दोनों, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा और अवस्था को बताने वाले फलन हैं। समय आश्रित समीकरण में समय के सापेक्ष तरंग फलन का प्रथम व्युत्पन्न है। यहां पर देखो, यहां ये स्थिति और समय का निर्देशांक है, ये भी स्थिति और समय का निर्देशांक है, तो इसका मतलब यहां पर ये क्या बन जाएगी, समीकरण देखो इसकी, ये जो समीकरण है, इस समीकरण को क्या कहा जाता है, इस समीकरण को कहा जाता है समय अनाश्रित, समय आश्रित, क्योंकि इसमें जो t की टर्म भी है, t का पद भी है, तो इसे हम कहते हैं समय आश्रित तरंग समीकरण, समय आश्रित तरंग समीकरण, जिसमें साई अवस्था फलन है, v यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की टर्म है, h क्रॉस h अपॉन 2 पाई होता है, h कट आयोटा रूट माइनस 1 के बराबर होता है और m कण का द्रव्यमान होता है।
नेक्स्ट देखिए, समय आश्रित समीकरण में समय के सापेक्ष तरंग फलन का प्रथम व्युत्पन्न यदि हमें t नॉट समय पर तरंग फलन ज्ञात हो तो उसकी सहायता से हम किसी भी समय पर आगामी तरंग के लिए फलन को ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि समय आश्रित श्रोडिंगर समीकरण काफी विकट प्रकार की है और इसे अधिक सरल करने के लिए हमें समय आश्रित अनाश्रित समीकरण को व्युत्पन्न किया गया है। तो इसको कैसे व्युत्पन्न करते हैं ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको किस प्रकार से व्युत्पन्न किया जाता है इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है कि किस तरीके से कौन कौन से प्रतिबंध इसके ऊपर लगाए जाएंगे जिससे कि हम समय जो आश्रित है उसको समय अनाश्रित प्रकार की समीकरण के अंदर बदल देंगे। क्योंकि जो समय आश्रित प्रकार की समीकरण होती है ये बहुत अधिक कॉम्प्लिकेटेड प्रकार की समीकरण है, तो इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए हमने एक समय अनाश्रित प्रकार की समीकरण का निर्माण किया है। ठीक है, हैमिल्टोनियन हमने इसके अंदर लगा लिया और हैमिल्टोनियन लगाने के बाद में इस समीकरण को यहाँ पर हमने लगा दिया। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में है श्रोडिंगर समीकरण का व्युत्पन्न करना। श्रोडिंगर समीकरण किस तरीके से व्युत्पन्न होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर श्रोडिंगर समीकरण का व्युत्पन्न किस तरीके से होगा उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। फिर साई और साई स्क्वायर की सार्थकता के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में हम बात करेंगे इसके गुणों के बारे में कि सदैव इसका सीमित और परिमित मान होना चाहिए। क्वांटम यांत्रिकी की पोस्टुलेट्स क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले यहां पर बात कर रहे हैं इसके बारे में श्रोडिंगर समीकरण का व्युत्पन्न, डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर समीकरण का व्युत्पन्न, डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। देखिए श्रोडिंगर समीकरण का व्युत्पन्न, माना कि तनी हुई डोरी की भांति एक सरल तरंगीय गति है। माना किसी भी चीज की एक डोरी को हम तानते हैं तो उसके अंदर तरंगें उत्पन्न होती है, उस प्रकार की सरल तरंगीय गति है। माना कि इसके कंपन के किसी क्षण t व निर्देशांक x पर स्थित एक बिंदु पर इसका एम्पलीट्यूड w है। इसके कंपन के किसी भी क्षण t और निर्देशांक x पर कोई एक बिंदु है जिस पर इसका आयामी एम्पलीट्यूड w है। इस तरंग गति की समीकरण को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, डेल स्क्वायर w अपॉन डेल x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू स्क्वायर इनटू डेल स्क्वायर w अपॉन डेल t स्क्वायर। ये समीकरण इस तरीके से व्यक्त की जा सकती है। यहाँ न्यू या v क्या है, ये वेग है जिसके साथ तरंग प्रोपगेट होती है, संचरित होती है। ये एक अवकलन समीकरण है, इसमें दो चर राशियां हैं। कौन कौन सी? एक चर राशि है x और एक चर राशि है t। ठीक है, अर्थात तरंग का आयाम w ये इस पर डिपेंड करेगा, x पर भी डिपेंड करेगा और t पर भी डिपेंड करेगा। इस अवकल समीकरण को हल करने के लिए इसके दोनों चरों को पृथक करना होगा, मतलब इसके x को भी पृथक करना होगा और उसके t को भी पृथक करना होगा। तो देखिए सबसे पहले अतः w को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है, w इज द फंक्शन ऑफ x एंड t। उसके बाद यहाँ पर f x केवल निर्देशांक x का फलन है और gt केवल समय t का फलन है। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि f तो केवल इसी का फलन है और t केवल किसका फलन है, g का फलन है। ठीक है, तनी हुई डोरी जैसी स्थिर तरंगे, मतलब जिसमें स्टेशनरी जो वेव्स निकलती हैं एकदम स्थिर होती हैं, के लिए gt का मान क्या होता है, gt इज इक्वल टू a sin 2 pi vt। gt इज इक्वल टू a sin 2 pi vt। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ से gt का मान निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो तो ये हम यहाँ इसको एक जितने हमारे समीकरण है उसको हम इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे साई की सांख्यिकीय व्याख्या। एक्चुअली ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, जो उससे पहले जो हमने करवाया है केवल आपके श्रोडिंगर समीकरण ही है जिसको हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो आगे साई की सांख्यिकीय व्याख्या किस प्रकार से की जाएगी, कि साई की स्टैटिकल इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से होगी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जर्मन भौतिकवेत्ता मैक्स बॉर्न ने तरंग फलन साई की सांख्यिकीय व्याख्या दी। उन्हें इस व्याख्या के लिए 1954 का नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स का। उन्होंने साई की व्याख्या प्रायिकता आयाम फलन या प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड फंक्शन के रूप में की है। उन्होंने बताया कि यदि किसी गण का तरंग फलन साई द फंक्शन ऑफ x, तो x व x प्लस dx क्षेत्र में उसके पाए जाने की संभावना या प्रायिकता निम्न समीकरण द्वारा दी जा सकती है। उसके पाए जाने की संभावना या प्रायिकता निम्न समीकरण द्वारा दी जा सकती है।
px dx बराबर साई स्टार साई dx बराबर साई स्क्वायर dx। ठीक है, मतलब यहाँ पर साई स्क्वायर क्या है, साई स्क्वायर क्या होता है, साई और साई का जटिल संयुग्म होता है, मतलब इन दोनों का गुणनफल होता है। समीकरण 90 इस तथ्य पर आधारित है कि प्रायिकता वास्तविक व धनात्मक होनी चाहिए, अर्थात प्रायिकता एक तो वास्तविक होनी चाहिए और एक पॉजिटिव होनी चाहिए, जबकि प्रायिकता आयाम फलन अर्थात प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड फंक्शन सामान्यतः जटिल होता है। प्रकाश की तरंग के लिए किसी बिंदु पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस तरंग के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि साई स्क्वायर ही यहाँ पर क्यों दिया जाता है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को विद्युत चुंबकीय तरंग माना है और विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए एक स्पेशल प्रकार का फंक्शन, एक स्पेशल प्रकार की चीज चलती है कि उनकी इंटेंसिटी या तीव्रता उनके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। इसी प्रकार द्रव्य तरंगों के लिए किसी क्षेत्र x व x प्लस dx के मध्य किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता उस बिंदु के तरंग फलन अथवा प्रायिकता आयाम फलन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी। अर्थात किसी क्षेत्र में किसी कण के, कोई क्षेत्र है x और x प्लस dx के बीच का, वहां पर किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता उस बिंदु के तरंग फलन अथवा प्रायिकता आयाम के तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होगी, जैसा कि समीकरण 90 से स्पष्ट है। क्योंकि किसी भी कण के पाए जाने की प्रायिकता एक यूनिटी होती है, तो इसका मतलब समीकरण 90 किस तरीके से बदल जाएगी, इसका जो फंक्शन लिमिट जो इसके लगाई है अनंत से माइनस अनंत के बीच में px dx इक्वल टू, इसकी हम समाकलन कर रहे हैं यहाँ पर, तो अनंत से माइनस अनंत के बीच में इसकी साई स्क्वायर साई स्टार साई dx इज इक्वल टू साई स्क्वायर dx इक्वल टू 1। मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है एक ही है, ऊपर या नीचे कहीं पर पाया जाएगा लेकिन होगा एक ही। समीकरण 91 किसी कण के एक विमीय क्षेत्र में पाए जाने की प्रायिकता को प्रदर्शित करती है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर साई स्क्वायर को क्या कह सकते हैं, साई स्क्वायर को हम किसी कण का प्रायिकता घनत्व कहते हैं। अतः एक आयतन तत्व यहाँ पर आता है d2, आयतन तत्व यहाँ पर आता है d2, तो d2 बराबर क्या होगा, dx dy dz में किसी क्षण t पर, dx dy dz में किसी क्षण t पर कण के बिंदु r पर पाए जाने की प्रायिकता को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। द लिमिट ऑफ p वेक्टर r d2 इज इक्वल टू साई वेक्टर rt स्क्वायर d2 इज इक्वल टू 1। यहां पर एक बात ध्यान देने की है कि बोर के सिद्धांत के अनुसार किसी निश्चित ऊर्जा से संबंधित, इसको देखना पड़ेगा, निश्चित ऊर्जा से संबंधित इलेक्ट्रॉन नाभिक से एक निश्चित दूरी पर रहता है, जिसे बोर ने कक्ष सिद्धांत किया। इसके अलावा जो तरंग यांत्रिकी है वो ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन की सही एग्जैक्ट ऊर्जा को तो ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन उसकी सही स्थिति को ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसके अनुसार हम उस त्रिविमीय क्षेत्र की तो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम हो, और उसी त्रिविमीय क्षेत्र को कक्ष का नाम दिया गया है, ऑर्बिटल का नाम दिया गया है। अर्थात तरंग यांत्रिकी से हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की पुष्टि होती है। तो हाइजेनबर्ग ने यह कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए या इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण के लिए एक साथ स्थिति और संवेग का अध्ययन करना संभव नहीं है। इसे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं, और इसी की पुष्टि हम यहाँ पर जो साई है या श्रोडिंगर की जो त्रिविमीय क्षेत्र है, तरंग यांत्रिकी जो है, उसके आधार पर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है साई और साई स्क्वायर की सार्थकता, सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि साई और साई स्क्वायर की सार्थकता क्या है। साई किसी आयाम को प्रदर्शित करता है, जबकि जो साई स्क्वायर होता है वो आयाम का वर्ग होता है। किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए उसकी जो तीव्रता है, तीव्रता का मतलब है कितनी तरंगें कहां पर होंगी, उसकी जो तीव्रता है उसको हम उसके आयाम के वर्ग के आधार पर बताते हैं। उसी तरीके से उसके वर्ग के आधार पर बताते हैं। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमारे पास में जो यहाँ साई और साई स्क्वायर है, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन को अगर हम कण तो है ही, उसको अगर हम तरंग माने, तो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कहां पर कितने हैं या इलेक्ट्रॉन कहां पर पाया जा सकता है।
उसकी इंटेंसिटी को, उसकी तीव्रता को भी हम साई या साई स्क्वायर से प्रदर्शित करेंगे। और क्योंकि जब हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी एक तरंग की तरह व्यवहार कर रहा है, तो हम ये मानेंगे कि उसकी तीव्रता भी, मतलब उसके तरंग की तीव्रता भी उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी। और उसका आयाम यहाँ पर क्या बताया गया है, साई। तो साई के वर्ग के समानुपाती हो जाएगी। तरंग फलन साई स्वयं तो तरंग का एम्पलीट्यूड है। अब ये प्रश्न यह उठता है, अब ये एम्पलीट्यूड ही होता है, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड होता है। तो यहाँ पर ये साई दोनों को जोड़ दें, ठीक है। हम जानते हैं किसी तरंग गुण की तीव्रता उसके तरंग फलन के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। चूंकि इलेक्ट्रॉन को भी हम यहाँ पर तरंग मान रहे हैं, अतः इलेक्ट्रॉन के लिए भी इलेक्ट्रॉन की तीव्रता उसकी तरंग फलन के आयाम साई के वर्ग के समानुपाती होगी। और जहां इलेक्ट्रॉन की तीव्रता से तात्पर्य है इलेक्ट्रॉन घनत्व, अतः हम कह सकते हैं कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां साई स्क्वायर का मान अधिक होगा, वहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होगा। अतः साई स्क्वायर उस संभावना या प्रायिकता को प्रकट करता है जो किसी निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के लिए उस निश्चित स्थान पर पाए जाने की है। अब इससे यह संभव होगा कि नाभिक के चारों ओर हम उस क्षेत्र को पहचान सकते हैं जहां किसी निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की उच्चतम प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी होगी। इसी क्षेत्र को परमाणुीय कक्षक कहा जाता है। अतः परमाणुीय कक्षक की परिभाषा के अनुसार किसी नाभिक के चारों ओर के त्रिविमीय स्थान का वह निश्चित क्षेत्र, कोई नाभिक है उसके चारों ओर का 3 डायमेंशनल क्षेत्र है जहां किसी विशिष्ट ऊर्जा E वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की उच्चतम संभावना हो, परमाणुीय कक्षक कहलाता है। यही साई स्क्वायर है, ठीक है। मतलब किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का 3 डायमेंशनल क्षेत्र जहां उच्चतम ऊर्जा E वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की उच्चतम संभावना हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं परमाणुीय कक्षक या ऑर्बिटल। नेक्स्ट हम बात करेंगे तरंग फलन साई के गुण कौन कौन से हैं। तरंग फलन साई के गुण कौन कौन से हैं, देखिए। तरंग फलन साई एक आयाम का फलन है। आयाम के बारे में मैंने आपको ये बताया, ये आयाम होता है इस तरीके से, मतलब ये और यहाँ अगला जो श्रृंग यहाँ इनके बीच का जो होगा इसको आयाम बोलते हैं। और जब हम साई, ये तो साई होता है साई। अब जब हम साई स्क्वायर के बारे में बात करेंगे तो इसको और इसको आपस में गुणा करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता जितनी इस तरफ है उतनी ही इस तरफ है। तो इसका मतलब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे और ये क्या बन जाएगा, साई स्क्वायर। साई का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, जबकि साई स्क्वायर का हमारे लिए सार्थकता है, सिग्निफिकेंस है। कैसे? तरंग फलन साई एक प्रकार का आयाम फलन है। यह परीक्षित करने योग्य राशि नहीं है, लेकिन साई और साई स्टार, इसको हम साई बोल देते हैं और इसको हम साई स्टार बोल देते हैं, दोनों को अलग अलग करने के लिए। एक परीक्षित करने योग्य जो राशि है और इसको इकट्ठा कैसे लिख देते हैं, साई स्क्वायर से। मतलब ये इन दोनों का कॉन्जुगेट है। साई इंटू साई स्टार को जब हम गुणा करेंगे तो उससे जो कॉन्जुगेट बनेगा उसको साई स्क्वायर कहते हैं। और साई स्क्वायर ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे हम किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में बात करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बात करते हैं, तरंग के लिए उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उसके आयाम का वर्ग होती है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन को भी तरंग मानते हैं तो उसके लिए भी उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उसके आयाम का वर्ग होगी, ठीक है। अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रायिकता क्या है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता यह है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहां पर तो सबसे ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसके पाए जाने की संभावनाएं कम होती जाएंगी। तो इसका मतलब जहां पर त्रिज्या या नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी कम होगी वहां पर साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी, और जहां पर त्रिज्या की दूरी अधिक होगी वहां पर साई स्क्वायर की वैल्यू कम हो जाएगी। अर्थात नाभिक से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, नाभिक से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी लगातार कम होती जाएगी। अब हम यहां पर इसके गुणों के बारे में बात करते हैं। अब देखिए पहला ये है
किसी बिंदु पर, सबसे पहले इसके गुणों के बारे में बात करें साई के, सबसे तरंग फलन का पहला गुण, किसी बिंदु पर साई का मान सदैव सीमित या परिमित होना चाहिए। मतलब इसका जो मान है वो अनिश्चित नहीं होना चाहिए। किसी बिंदु पर तरंग फलन का मान असीमित या इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में अगर उसका मान इनफाइनाइट है तो इसका मतलब वहां पर कण के पाए जाने की निश्चितता हो जाएगी, जो कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के विपरीत हो जाएगा। तो इसको देखो, ये क्या है, ये परिमित है, मतलब यहां पर इसके पाए जाने की संभावना कम है, यहां पर थोड़ी बढ़ गई और फिर कम होगी, ठीक है। ये भी परिमित है, यहां पर पाए जाने की संभावना कम है, फिर इधर थोड़ी ज्यादा है, फिर यहां ज्यादा है, फिर कम है, लेकिन ये अपरिमित है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अनंत संभावना है। तो अनंत संभावना का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहीं पाया जाएगा, और ऐसा तो हम कभी कह ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन यहीं ही पाया जाएगा, क्योंकि अगर हम ऐसा कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन फिक्स इसी पोजीशन पर पाया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हम हाइजेनबर्ग के जो अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल है उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उसने कहा कि आप इलेक्ट्रॉन की स्थिति का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब इसका एक वैल्यू होनी चाहिए, असीमित नहीं होना चाहिए इसका मान, मतलब इसका मान सीमित होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है लेकिन असीमित नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो पहला हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए, साई सतत होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, असतत नहीं होना चाहिए, मतलब चलता चलता टूट जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, साई सतत होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस। साई सतत होना चाहिए, साई मस्ट बी कॉन्टिन्यूस। एक असतत तरंग फलन में स्वीकारने योग्य स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि इस स्थिति में जो व्युत्पन्न प्राप्त होगा वह परिमित नहीं होगा, उसके प्रथम गुण के विपरीत हो जाएगा। मतलब ये असतत है, यहाँ तक चला, यहाँ खत्म हो गया। तो अब हमें ये, तो अब यहाँ पर भी वही चीज होगी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, तो ये भी हम भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये सतत है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा है, यहाँ कम है, फिर ज्यादा होगी, फिर कम होगी, फिर ज्यादा होगी, फिर कम होगी, ये सतत है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रत्येक बिंदु पर सतत नहीं है, यहां से यहां तक बढ़ गया, फिर इधर कम हो गया, फिर यहां से यहां तक बढ़ गया, फिर आगे कम हो गया। तो इसका मतलब हमने ये फिक्स कर दिया कि यहां से यहां तक तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है और यहां पर पाए जाने की संभावना है ही नहीं। ऐसा भी कभी नहीं हो सकता कि नाभिक के चारों कोई ऐसा स्थान हो जहां पर इलेक्ट्रॉन ही ना पाया जाता। उसके बाद तीसरा और इसका लास्ट गुण कौन सा है, वो ये है कि साई के जो मान है, किसी भी एक बिंदु पर दो मान नहीं होने चाहिए, एक बिंदु पर एक ही मान होना चाहिए। जैसे यहां पर साई का एक मान है, कोई यहां पर भी एक मान है, यहां पर भी एक मान है, इस तरीके से एक मान है, आगे की तरफ जा रहा है। यहां पर देखो साई दो बार निकल गई, तीन बार निकल गई एक्चुअली, यहां से ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ऐसे आ गया। मतलब यहां पर साई का एक मान हमें प्राप्त हो गया, एक मान साई का हमें यहां प्राप्त हो गया, और एक मान साई का हमें यहां प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब एक ही पॉइंट पर तीन मान प्राप्त हो गए इसके, ऐसा कभी संभव नहीं है कि एक ही पॉइंट पर तीन चीजें इकट्ठी प्राप्त हो जाए। तो ये तीन गुण जिसके अंदर है वो साई के मान स्वीकारने योग्य होते हैं, और इसके अलावा जितने भी इसकी चीजें हैं वो स्वीकारने योग्य नहीं है। तो तीनों गुणों को यहाँ पर हम इकट्ठा प्रदर्शित कर रहे हैं कि इसका मान परिमित इनफाइनाइट नहीं है। देखो यहाँ से चला, फिर कम हो गया, फिर इधर आ गया। दूसरा, इसके जो मान होते हैं बीच में कहीं कट नहीं रहा, सतत है, यहाँ से चलता है, यहाँ से जाता है, फिर आगे बढ़ेगा इस तरीके से। और तीसरा, एक ही बिंदु पर दो मान नहीं है, यहाँ पर इसका अलग मान, यहाँ अलग मान, यहाँ अलग मान, यहाँ अलग मान, सब जगह पर इसका अलग अलग मान है। तो तीन प्रकार के साई के अंदर गुण होने चाहिए। सबसे पहले तो उसकी जो वैल्यू होती है वो परिमित नहीं होनी चाहिए, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसके अंदर कौन सा गुण है कि वो सतत होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। और तीसरा उसके अंदर जो गुण है वो है कि उसके एक बिंदु पर एक से अधिक मान कभी भी नहीं होने चाहिए, एक बिंदु पर एक से अधिक मान कभी भी नहीं होने चाहिए। तो जो आज हमने किया उसके बारे में एक बार वापस देखते हैं, कौन कौन सी चीजें आज हमने की हैं। सबसे पहले हमने आज बात की है समय अनाश्रित तरंग समीकरण के बारे में। समय अनाश्रित तरंग समीकरण एक महत्वपूर्ण प्रकार की समीकरण है, यहाँ पर इसका डेरिवेशन इतना ही आपके सिलेबस में है, इसके बाद की चीज आपके सिलेबस में नहीं है। यह हमने समीकरण से इसको स्टार्ट किया, और समीकरण से स्टार्ट करने के बाद में हमने इस समीकरण को प्राप्त किया। यह समीकरण समय अनाश्रित है। समय अनाश्रित क्यों है? क्योंकि यहाँ पर t का कोई भी पद नहीं है, यहाँ पर t कहीं भी नहीं है, इस वजह से समय अनाश्रित प्रकार के समीकरण। दूसरी,
ये समय आश्रित प्रकार के समीकरण है, ये जिसके अंदर t के पद है अलग अलग प्रकार के, और ये जो है ये समीकरण काफी क्लिष्ट होने के कारण ही समय अनाश्रित प्रकार के जो समीकरण है उसका उपयोग किया जाने लगा। ये समय आश्रित से समय अनाश्रित आपके नहीं है, और उसके अलावा आपके ये भी नहीं है कि श्रोडिंगर समीकरण का व्युत्पन्न किस प्रकार से किया जाता है, ये भी नहीं। उसके बाद में हमने बात की कि हम साई के बारे में किस तरीके से बात करते हैं, तो साई क्या होता है, प्रायिकता घनत्व होता है। उसके अलावा हमने साई स्क्वायर के बारे में बात की, वो इनका जटिल संयुग्मित होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, मतलब साई इंटू साई का जो गुणनफल है उसको ही हम साई स्क्वायर कहते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, इसका मान वास्तविक और धनात्मक ही होता है। उसके अलावा हमने जो बात की वो हमने साई स्क्वायर की और साई की सार्थकता के बारे में बात की। तो साई स्क्वायर होता क्या है, किसी नाभिक के चारों ओर का वह द्रव्यमय स्थान जहां निश्चित क्षेत्र, जहां किसी विशिष्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की उच्चतम संभावना हो, परमाणुीय कक्षक कहलाता है। उसके बाद हमने साई के जो विभिन्न प्रकार के गुण हैं उनके बारे में बात की। तो यहाँ पर आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता का जो घनत्व होता है वह कम होता जाता है। साई स्क्वायर की वैल्यू कम हो रही है, जैसे जैसे साई स्क्वायर की वैल्यू बढ़ रही है जैसे जैसे आर की वैल्यू कम हो रही है। आर का मतलब है त्रिज्या, रेडियस। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे साई स्क्वायर की वैल्यू भी कम हो रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना लगातार कम होती जा रही है। उसके बाद हमने इसके 3 गुणों के बारे में बात की। सदैव इसका सीमित या परिमित मान होना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। दूसरे इसके अंदर हमने बात की कि इसका जो सतत होना चाहिए, कहीं बीच में कटना नहीं चाहिए, जहां पर भी कटता है वहां पर इसकी इनफाइनाइट वैल्यू हो जाती है। और तीसरा ये है कि एक स्थान पर 3 मान नहीं होने चाहिए। देखो ये ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर इसके 3 मान आ गए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक ही पॉइंट पर इसके 3 मान आ गए, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। और इन तीनों को इकट्ठा अगर हमको प्रदर्शित करना हो तो हम इस तरीके से इसको प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, तो आज हमने बात की तरंग फलन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांटम यांत्रिकी अभिरहित और इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।